एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आई एस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग अपने इन्फ्लेशन चैप्टर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे हम लोग क्या क्या मेजर्स होने चाहिए इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक में रखने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करे जाते हैं हमारे देश में अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब देखो क्या होता है, ऐसी बातें करना इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी के अंदर, अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार की बातें करना कि हम इन्फ्लेशन को ज़ीरो कर देंगे, अब ये चीज़ ना आइडल नहीं मानी जाती है इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो हम बेसिकली करते क्या है कि एक जो एक्सपेक्टेड राउंड फिगर होता है उसके इर्द गिर्द, राउंड फिगर भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक एक्सपेक्टेड जो सिचुएशन होती है कि इन्फ्लेशन जो है लगभग अगर इतनी प्रतिशत या इसके आसपास मेंटेन रहे तो देश के लिए, इकोनॉमी के लिए ये हेल्दी इंडिकेशन है। ओके, लेकिन ये बात करना कि इन्फ्लेशन जो है वो जीरो रेट पे कर दी जाएगी, ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रेफर नहीं करा जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं, क्वेश्चन कल को ये वाला भी आ सकता है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड अ टारगेट नेम्ड द विजन ऑफ 2060 विजन, जिसके अंदर वो लोग इन्फ्लेशन को जीरो करने की बात करेंगे 2060 तक। अब आपको पता क्या लगेगा, पूरा करने के बाद भी, पूरी इकोनॉमी करने के बाद भी, पूरा इकोनॉमिक सर्वे बजट करने के बाद भी, आप हो सकता है कि आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाए एग्जाम के अंदर और आप जाके सोचो यार मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर मिस कर दिया, शायद से मैं अखबार पढ़ता होता, शायद से मैं अखबार पढ़ती होती तो यार ये 2060 विजन मुझे पता होता है इंडियन इकोनॉमी का, या फिर हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है 2060। और हो सकता है कि ऐसा कोई प्लान हो भी ना और क्वेश्चन बना दिया गया हो कि 2060 का इंडिया का प्लान है, उसको अपना जो इन्फ्लेशन है वो जीरो करना है। ऐसे ट्रैप्स में मत फंसना कभी भी। मैं इसलिए कहता हूँ ये करंट अफेयर की चीज़ें कोई काम नहीं आती हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होगा तो हम पीटी में कवर कर लेंगे ना इसको, वो मिस क्यों करेंगे हमारे लिए। अगर जो पर्सन, अगर इस अखबार में अगर इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्फ्लेशन जीरो रखने की बात करी गई है इंडिया के द्वारा या किसी भी कंट्री के द्वारा, अगर ऐसा कोई विजन डॉक्यूमेंट होगा तो हम एनुअली करंट अफेयर तो कर ही रहे ना, हम क्यों मिस कर देंगे उसको। अपने आप पे इसलिए यकीन करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम को कभी भी नॉलेज नहीं निकल पाएगी, जितने मर्जी ज्ञानी बन लेना, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो जाना, साइकोलॉजी जब तक स्ट्रांग नहीं है ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाता है एक आइडियल रेट्स पे लाके, यानी कि एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन पे लाकर कि हाँ इन्फ्लेशन जो है वो यहां से लेकर यहां तक इतनी अगर फ्लोट करती रहे, इतनी अगर फ्लोट करती रहे तो दिस इज, ये जो दो दरवाजे है, दरवाजा ए और दरवाजा बी, यहां तक अगर फ्लोट करती रहे तो इतनी इन्फ्लेशन इज टॉलरेबल फॉर आवर इकोनॉमी। जीरो इन्फ्लेशन इज नेवर प्रेफर्ड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। डिजायर्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है कितना, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 से 4%, 3 से 4%। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए राइटर हमसे ये कह रहा है कि देखो कोई एक ब्रह्मास्त्र नहीं होता है कि आप बोलो ये मेरे पास स्पेसिफिक मेजर है, ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है, या ये फिर कोई सरकार का कोई एक्ट है, या फिर हम ऐसे रेट से या किसी भी इंडिकेटर से इसको मेजर करने के बाद हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक स्पेसिफिक मेजर कुछ नहीं होता है। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी मेजर जो है ना, कुछ भी मेजर यूज करा जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस इन्फ्लेशन को इस प्रकार से चेक करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है ऑफ एनी मेजर टू चेक द इन्फ्लेशन कि हम लोग मनी सप्लाई के फ्लो को इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस कर सकें और जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, जो पैसा इतना ज्यादा घूम रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। अब मैं आपको बता देता हूँ ये लिक्विडिटी वर्ड का क्या मतलब होता है। वैसे हम मनी इन बैंकिंग के बारे में, इसके बारे में इतने बार बात करेंगे कि आप इरिटेट हो जाओगे सीवी सचदेवा से, लेकिन लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी स्पेशली कैश in the hands of citizens of an economy
ड्यूरिंग अ specified period of time, and such flow may or may not be good for the economy's health। ये मतलब है लिक्विडिटी का, ठीक है। लिक्विडिटी का हम लोग कहते हैं ना मयूर, मार्केट के अंदर आज लिक्विडिटी बहुत है ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। मतलब क्या है, बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अब वो बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर्स कैसे लग रहे हैं, लोगों के पास पैसा होगा तभी तो लगा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है हमें, अगर आपको आ जाए कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अगेन ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। यूपीएससी को आजकल ना इस तरीके के कीवर्ड्स पूछना बहुत पसंद हो गया है कि इनमें से क्या बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है, इनमें से क्या चीज़ करी जा सकती है, क्या एक्सेप्टेबल है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। उसकी टोन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की टोन में ही उसका आंसर छुपा है कि अगर उसने पूछ लिया कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये चीज़ जो प्रयास करी जा रही है ना, अल्टीमेट एम इसका ये है। क्या है अल्टीमेट एम? मनी के सप्लाई को इंडियन इकोनॉमी छोड़ो, किसी भी इकोनॉमी के अंदर रोकना। हमारी बात, क्योंकि इंडिया की हम लोग एग्जाम दे रहे हो और इंडिया की बुक है, तो इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर। फ्लो ऑफ मनी सप्लाई को रोकना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी को रोकना। अब इनमें से या तो ये वाली स्टेटमेंट आपको पेपर के अंदर दिखेगी, या ये देखेगी जब भी वो कोर ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट एम पूछेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा ही क्यों जाता है। तो अब लिक्विडिटी का मतलब इसलिए मैंने डिटेल में समझाया आपको, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मेजर जो कि यूज करे जाते हैं इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। एक होते हैं दोस्तों फिजिकल मेजर्स, दूसरे मॉनेटरी मेजर्स, तीसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई एम टेलिंग यू, इन मॉनेटरी मेजर्स के सिर्फ मैं नाम आपको यहां पर बता दूंगा, आपको 1% भी किसी शब्द की हवा तक नहीं लगेगी इस चैप्टर के अंदर। ये वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि हम यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, सारा कवर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसके भी ऑर्डर का वो हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 1% भी समझ नहीं मिलेगी इसकी। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन इसी को हम लोग 1000% कर देंगे मॉनेटरी मेजर्स को टू कंट्रोल इन्फ्लेशन व्हेन वी विल प्रोसीड टू मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। वो मजा किरकिरा हो जाएगा यहाँ पर उन सारे मेजर्स को डिस्कस करने के लिए। और मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखो, आप कहोगे मॉनेटरी मेजर्स कितने हैं, ये रहे मॉनेटरी मेजर्स, ये मुझे इतने पार्ट को कवर करने के लिए, सिर्फ इतने पार्ट को कवर करने के लिए 6 से 9 क्लासेस की आवश्यकता है। तो वो मैं यहां नहीं लेना चाहता, ठीक है। फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जरा रिवीजन कर लेते हैं। फिजिकल मतलब वो डिवीजन जो सरकार के हों। मॉनेटरी मतलब वो डिवीजन जो कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक के, और हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई का। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मतलब अगेन एग्जीक्यूटिव कह लो, एक ही बात है, गवर्नमेंट कह लो, उनके कुछ डिसीजंस। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मॉनेटरी का मतलब सिर्फ आपको समझ में आया, ओके। फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल मेजर्स को। फिजिकल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि सरकार लेती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ, आराम से समझिए, गवर्नमेंट, अरे यार गवर्नमेंट फिजिकल मेजर्स को यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो मज़ेदार बात क्या है, अगर आप बिहार के एग्ज़ाम को, यूपी के एग्ज़ाम को और एमपी के एग्ज़ाम को देखोगे ना, आपको पिछले एक डेकेड के अंदर लगभग ऐसे
3 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड तौर पर, जहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में, स्टेटमेंट जनरली अब बीपीएससी वगैरह में आती नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी में किसी ना किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में या किसी ना किसी फैक्ट वगैरह की फॉर्म में यूपी और एमपी के एग्जाम्स के अंदर बीपीएससी को अगर हम हटा भी दें, आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि फिजिकल वर्ड और मॉनेटरी वर्ड का क्या मतलब होता है। मतलब ये मेजर जो सपोज गवर्नमेंट इज टेकिंग some measures to control inflation, then what kind of measures are these? Fiscal measures, monetary measures, ये कोई बैंक रेट है, रेपो रेट है, एसएलआर है, क्या है ये? इनमें से इतने बेसिक क्वेश्चन मतलब निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर हम ज़्यादा डेप्थ में जाकर कवर कर लें आराम आराम से, तो हमें फिर किसी भी साल हम एग्जाम दें तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा फिर। तो गवर्नमेंट फिजिकल मेजर्स को यूज़ करती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, अभी लास्ट ईयर जो इंटरव्यू हुए थे तो उसमें से मेरे फ्रेंड ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, उससे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। कि मतलब नॉर्मल था उसका, ऑप्शनल मेरे ख्याल से एंथ्रोपोलॉजी था, तो उससे ये पूछ लिया गया था कि आप मेरे को ये बताइए सौरभ जी कि फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स में फ़र्क क्या होता है। चेयरमैन ही पूछा था उससे ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही जो गौरव अग्रवाल जी थे, जब पैटर्न चेंज हुआ 2013 के अंदर, रैंक 1 थे वो, पहले वो आईपीएस बन गए थे पहले अटेम्प्ट के अंदर 2012 के अंदर, फिर 13 के अंदर वो आईएएस बन गए थे रैंक 1। उनसे ये पूछा गया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या फ़र्क होता है, एंड ही सेड सर आई डोंट नो। ठीक है, तो गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर, क्या होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू और दूसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिंपल भाषा में समझते हैं, सरकार के पास जो आमदनी आ रही है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सरकार के पास जो खर्चा हो रहा है, जो उसकी जेब से हो रहा है, आमदनी आएगी और खर्चा जो है वो जाएगा जेब से बाहर, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या ज़्यादा होना चाहिए हमेशा किसी भी पर्सन के पास, सरकार के पास, देश के पास? इस पृथ्वी का नियम क्या है कि इनमें से क्या ज़्यादा हो? रेवेन्यू ज़्यादा हो। चलो ठीक है, मान लिया रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो सकता, मान लो नहीं बढ़ रहा, कुछ भी है, देश की किस परिस्थितियां, कोविड आ गया, जो भी आ गया, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा कैसे भी करके। अब आइडल कंडीशन क्या है? अब मैं कैसे आइडल कंडीशन बनाऊं? हैं? कैसे आइडल कंडीशन बनाऊं? नहीं बढ़ पा रहा है रेवेन्यू कैसे भी करके देश का, अब क्या करूं? नहीं मतलब बात तो वही है ना, मतलब वो चलो ठीक है, वो भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करूं? नहीं, इन दोनों को देखकर बताओ। देखो, हमें ये कहना चाहिए, ध्यान से सुनना सब लोग, सौगंधा, रेवेन्यू अगर बढ़ नहीं पा रहा ना प्रीत, और एक्सपेंडिचर कम नहीं हो पा रहा, तो हम ये कहना चाहिए चलो भले ये कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है, ऐसी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये ऐसी तो हो, इक्वल। समझ गए? ये गेम है, मतलब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, हम इस बार देख रहे हो ध्यान से। अगर ये ऐसी नहीं हो सकती कंडीशन, तो ऐसी हो जाए कम से कम। और आपने एक सिंबल देखा होगा अक्सर, आपने कहीं ना कहीं ये सिंबल देखे होंगे इकोनॉमिक्स वगैरह में, एक ये वाले सिंबल होते हैं कि ऐसे, एक ये वाले सिंबल होते हैं ऐसे। इसका मतलब पता है क्या होता है? हाँ, हाँ, इसका मतलब ये होता है एटलीस्ट, मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू, लेस देन और एटलीस्ट इक्वल टू। ये बी वाला है लेस देन और एटलीस्ट इक्वल टू, और ए वाला है मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू। ये हम बात करेंगे, देखना इस बार के इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, हर डेटा में, हर पेज पे आपको भर भर के मिलेगा ये चीज। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फिजिकल डेफिसिट क्यों बोल रहा हूं? वैसे तो नॉर्मल डेफिसिट, डेफिसिट तो घाटा होता है, वो तो किसी का भी हो सकता है। फिजिकल क्यों बोल रहा हूं भैया? ये सरकारी घाटा है, और सरकारी घाटा को कवर करने के लिए सरकार या तो बोरो करेगी, या तो, अब बोरो तो पैसे ही करेगी, या और उसके लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। डोंट वरी, मनी एंड बैंकिंग पे बस आ ही रहे हैं इसके बाद, और बहुत अच्छे से दोनों के दोनों एक फ्लो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अंडर फिजिकल पॉलिसी
सबसे पहले तो बेसिक ये याद रखना, ये एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि दो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी की। एक होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू, दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट है, नॉट आरबीआई, देखो ये वाली बात अब हम तो जाने गए हैं बहुत बार पढ़कर, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। और किस किस तरीकों में? जनरली तीन तौर तरीके अपनाए जाते हैं सरकार के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। नंबर वन, अब मैंने क्या बोला, अगर रेवेन्यू बढ़ नहीं सकता एटलीस्ट इक्वल हो जाए, लेकिन कैसे भी करके ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। देखो मैं यहां पर तीन कंडीशन बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? आप मुझे बताना इनमें से कौन कौन सी बेस्ट कंडीशंस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इन्फ्लेशन का पैरामीटर जरूर लेकर चलना, ठीक है? ये है रेवेन्यू, 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 ये खर्चा, रेड फ्लैग। बीच में सिंबल बना रहा हूं। नंबर वन, केस नंबर वन, रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर। केस नंबर टू, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। केस नंबर थ्री, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से शस्त्र काम आ सकते हैं इनमें से? विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? ये और ये, राइट? ठीक है। सबसे पहले तो खर्चे अगर हो रहे हैं तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, प्राइवेट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। अब भाई प्राइवेट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, मेरे घर में आके किसी की इतनी दम है कोई मुझे समझाए कि दीपांक इस पे खर्चा मत करो, वो मत करो, ऐसे खर्चे मत करो, वैसे खर्चे मत करो। अब अशरीत मान लो मैंने 100 शादी कर रखी हैं, तो यार खर्चे तो यार मतलब मेरे नहीं होंगे तो किसके होंगे फिर बताओ, है कि नहीं? लेकिन ये प्राइवेट स्पेंडिंग है मेरी, मुझे क्यों आके कोई समझाएगा? भैया मैं रह रहा हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ये सोशलिस्टिक कंट्री या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं है कि मेरे घर पर आके मेरा बैंक अकाउंट चेक करके मेरे फ़ोन पे से अपने आप सरकार स्कैन करेगी और बोलेगी कि नहीं तुम्हें खर्चा कम करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और ठीक है चलो नॉर्मल जनता को तुम समझा भी लो, हर किसी के घर में बेटा कैसे घुस लोगे? हर कोई नॉर्मल जनता नहीं है, इस देश में बहुत सारे एसडीएम और डीएसपी भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बाय इनहेंसिंग टैक्सेस ऑन द प्राइवेट बिजनेसेस। टैक्स तो इंक्रीज करके, मतलब सरकार ने क्या करा यहाँ पर सौगंधा, डंडा नहीं चलाया। मैं यहाँ पर डंडा की बात क्यों कर रहा हूँ? डंडा कोई बेकार वर्ड नहीं है, ध्यान से सुनना। हम लोग, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा ये वाली बात, हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर और पीएसआईआर के अंदर और जीएस पेपर 2 के अंदर भी काफ़ी हद तक हम लोग चाणक्य के, कौटिल्य की जब पीएसआईआर से अर्थशास्त्र को पढ़ लेंगे तो डंडा नीति को यूज़ करा करेंगे। फिर हम कौन से चैप्टर में कहाँ काम आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। आपको अभी सुन के अजीब लगा होगा कि कौन सी बात कहाँ लेकर आ रहे हैं, लेकिन डंडा नीति मैं आपको बताऊंगा। और आपको सुन के अजीब लग रहा है ना, तो पीएसआईआर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। और पीएसआईआर के अंदर क्वेश्चन था इकोनॉमी का, पूछा गया डंडा नीति के अंदर, कनेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, टाइटल है चाणक्य वाला अर्थशास्त्र। यूपीएससी जितना एनालिटिकल है ना उतना एनालिटिकल बनना पड़ेगा। अगर सेफ जोन में रहना चाहते हो ना तो चपरासी के एग्जाम की तैयारी करो। बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग को कम करके। कैसे? जबरदस्ती आपको कोई गर्दन पकड़ के नहीं समझा सकता कि खर्चे कम करो। आपने बोला भैया मैंने कमाए हैं, मेरी मर्जी, मैं जितने मर्जी खर्च करूं। तो यहाँ पर सरकार क्या है, डेमोक्रेटिक रिजीम के अंदर जा जाके घर घर जाके तो समझा नहीं सकते। और हिंदुस्तान का आदमी तो लातों का भूत है ना? वो बातों से तो मान ही नहीं सकता, वो कैसे भी नहीं मान सकता, अपने बाप का साका नहीं। तो ये कैसे करा जा सकता है कि बेटा प्यार से तो मानोगे नहीं, उसमें काय को टाइम वेस्ट करना। तो हम ना टैक्सेस बढ़ा देते हैं, सरकार का ये मानना होता है हम ना टैक्सेस बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप ये याद रखो, क्योंकि प्राइवेट स्पेंडिंग अगर आ गया ना, रिड्यूस प्राइवेट स्पेंडिंग, तो आप कहोगे यार ये फिजिकल मेजर कैसे हो सकता है, ये सरकार कैसे कर सकती है सुनिश्चित? अब देखो ये वो लोग आंसर में अटक जाएंगे जिनको स्टैटिक सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी, जिनकी एप्लीकेशन जिनका स्ट्रांग नहीं होगा। प्राइवेट स्पेंडिंग को कैसे कम करा जा सकता है? अगर इस देश में इन्फ्लेशन हो, याद रखना अगर इन्फ्लेशन के थोड़े बहुत भी दर बढ़ रहे हो और आप एमपीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो और यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप बताइए क्या करा जा सकता है, प्राइवेट स्पेंडिंग कैसे कम होगी? आप बैठ के वहाँ बैठे हुए हैं शक्ल लेकर, मुझे नहीं पता सर, सॉरी।
इन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में कभी, और ऐसे करके ये जो फैक्चुअल सवाल होते हैं जिसमें आपका ओपिनियन पूछा जाता है, इनमें कभी सॉरी या फिर आई डोंट नो नहीं चलता। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं। क्योंकि तो बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिंग या प्राइवेट एक्सपेंडिचर कुछ भी कह लो, ये कैसे होगा? प्राइवेट स्पेंडिंग किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्राइवेट पर्सन की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। ये प्राइवेट स्पेंडिंग बात हो रही है प्राइवेट पर्सन की, तभी तो मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ उसको कि भैया प्राइवेट पर्सन की स्पेंडिंग को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। सुगंधा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपका कुछ लेने का मन है, आपके घर में कल को फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर कुछ आ रहा है, मैं कहूँ सुगंधा मत लो, मान जाओगे क्या मेरी बातें? लेकिन बेटा सरकार मनवा लेगी तुमसे, कैसे? टैक्सेस को इंक्रीज करके, तुम्हारे पापा वगैरह के प्राइवेट बिजनेस पर। दैट इज व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस प्राइवेट स्पेंड। गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस कर सकती है प्राइवेट स्पेंडिंग को? प्राइवेट पर्सन पर टैक्सेस को इंक्रीज करके, उनके उनके बिजनेस पर टैक्सेस को इंक्रीज करके। तो इंडिविजुअल की फिर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए। अब क्या हो गया? पर्सन की इनकम जो है वो तो वहीं घूम रही है, वो तो वहीं घूम रही है। अभी तक वो मजे इसलिए कर रहा था क्योंकि टैक्स इसको मैच कर पा रहे थे, इसकी इनकम को। अब टैक्स पहुंच गया यहां पर, टैक्स इस लेवल पर पहुंच गया है और पर्सन की इनकम नीचे रह गई है। तो होता क्या है, इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है, पर्सन स्पेंडिंग कम करने लग जाता है अपनी। यार मैं आपसे ये बोलूं अगर अर्पित, मेरा फाउंडेशन कोर्स ले लो 15,000 का, और मैं बोलूं उस पर 98% जीएसटी लगेगा अलग से, ये तो ऑलमोस्ट डबल नहीं हो गया? बात ये फर्क हो जाता है टैक्सेस से। 98% पे मत जाना। एक एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भैया नाम है 15,000 का फाउंडेशन कोर्स और 98% ऑलमोस्ट टैक्सेस लग गया उसके ऊपर, तो ये तो 30,000 का बैठ रहा है तो आसपास। ये चीज़ है, तो चीज़ें महंगी हो जाती है। कुल मिलाकर बातें, इंसान की इनकम फिर उतनी रहती है और क्या कहते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती है। तो फिर क्या करेगा इंसान? खर्चे कम कर देगा अपने। यही सरकार चाहती है। और खर्चे क्यों कम करवाना चाह रही है? प्राइवेट स्पेंडिंग क्यों कम करना चाह रही है? वापस आ जाओ, येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। मनी सप्लाई के फ्लो को रोकना है इकोनॉमी के अंदर और लिक्विडिटी को खींचना है मार्केट से। पैसे का फ्लो नहीं होने देना है। सिटीजन्स का, जो सिटीजन्स के हाथ में है, ठीक है। दूसरा मेजर, दूसरा फिजिकल मेजर, बाय डिक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप बेफिजूल में, अभी टाइम नहीं है, आप अभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज वगैरह मत बढ़ाओ। किसी भी चीज पर ऐसी बेफिजूल की खर्ची ना करो जो कि नॉन डेवलपमेंटल है, जो कि अनावश्यक है, अनिवार्य नहीं है, जो नेसेसरी नहीं है, जो मत करो ऐसा खर्चा जिससे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे करो, अपने खर्चे करो, जो भी है, हाईवेज बनाना है, रोडवेज बनाना है, जो भी बनाना है, वो तो पैसा क्रिएट करके देगा, वो तो घुमा कर देगा। फालतू में सैलरी वगैरह इंक्रीज करके, ये स्टैचू वगैरह बनाकर, ये फलाना ढिकमा, ये खर्चे कम कर देने चाहिए सरकार को। और जितना भी हो सके, एक बात ये बोली जाती है, जैसे कहा जाता है ना कि लोन भाई एक अच्छी चीज नहीं होती है, तो ये बोला जाता है कि इन्फ्लेशन कितनी भी चल रही हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग को प्लीज अवॉइड करो। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब किससे? हाथ मत फैलाओ, बोरो मत करो, और सेंट्रल बैंक को मत बोलो कि आप ना थोड़ा सा हमारे लिए कैश छाप दो, ये मत करवाओ। अब देखो क्या होता है यहां पर, एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है इन्होंने। अब मिसबा जो आपने क्वेश्चन बनाया था ना, जैसे कि इट में नॉट बी नेसेसरी, है ना, अगेन इसके ऊपर भी बन सकता है मिसबा क्वेश्चन कि क्या चीज इनमें से क्या एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है और क्या मान लो कि नहीं रोकी जा सकती, पॉसिबल नहीं है इन सिचुएशन के अंदर, इट में नॉट बी फीसेबल। क्या ऑप्शन 2 हर सिचुएशन के अंदर मिसबा ठीक नहीं बैठेगा। यार मान लो अर्पित,
इन्फ्लेशन तो कभी भी आ सकती है, तो कोई नहीं बता सकता। इन्फ्लेशन क्या पता होती है किसी को? इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, स्टैग्नेशन, ये या इकोनॉमिक बबल, ये किसी को पता होता है क्या? नहीं पता होता। अब अर्पित उस सिचुएशन में आप ये मान लो कि 8th पे कमीशन आ गई और उसने बोला कि सैलरी सबकी बढ़ानी है, तो आईएएस आईपीएस सबकी सैलरी बढ़ी है, ठीक है। अब इसको थोड़ी ना कम कर देंगे, इन्फ्लेशन अगर एकदम से आ गई है तो बताओ, है ना। तो बाय डिक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो मैंने सैलरीज वर्ड यूज करा ना, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के येलो में लिखा। अब मैं वापस येलो कलर यूज कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। ऑप्शन 2, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लाइक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर लाइक सैलरीज वगैरह, ये हमेशा फिजिबल नहीं है कि सरकार इसको हमेशा टाल सके, पॉसिबल नहीं है हमेशा। कैसे? मान लो किसी स्टैचू का या किसी भी चीज का या किसी वेतन आयोग जो पे कमीशन आई उसके कहने पर रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई, सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है ना, या फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर को अगर मैनेज करने के लिए अगर पैसा लग भी रहा है पहले से ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा, जब इन्फ्लेशन नहीं आई थी और इस साल इन्फ्लेशन आ गई है और पैसा दिन दुगना रात चौगना लग रहा है, फिर भी हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इन सब पे खर्चा नहीं करा जा सकता। एक छोटे से एग्जांपल और बताता हूं नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। मुझे एक बताओ, देश में युद्ध किस तरीके से डेवलपमेंट ला सकता है? अगर हमारा पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, किसी भी कंट्री के साथ अगर युद्ध हो गया, तो युद्ध से कौन सी डेवलपमेंट आती है? बताओ कौन से देश में किस प्रकार की डेवलपमेंट आती है युद्ध से? जल्दी बताओ। पागल हो गए हो? युद्ध से कभी कोई डेवलपमेंट आएगी? दिमाग ठीक है? युद्ध से कभी कोई डेवलपमेंट नहीं आती है। युद्ध इज टोटली अ नॉन डेवलपमेंटल थिंग। अब डिफेंस के ऊपर अगर ईशा खर्चा होना है तो वो तो होना ही है ना। ये कोई बता सकता है कि वॉर कितने टाइम तक चलेगा या सामने वाली कंट्री कितने टाइम तक आक्रमण करेगी? तो अर्पित, क्या बुत बनकर बैठे रहे हम लोग, गोलियां सहते रहे, या फिर एरिया छीन छीन के लेकर जाने थे चाइना को? इन्फ्लेशन भले ही है, लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई तो खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कोविड के टाइम पर जो बीमार पड़ रहा था या कुछ भी था, मतलब नॉर्मल बीमार, मैं कोविड वाली बात नहीं कर रहा, लॉकडाउन लगा हुआ, किसी की सैलरी इनकम कुछ नहीं आ रही है, लेकिन अगर किसी के बेटे या बेटी को चोट लग गई वो करके, तो मम्मी पापा ये कहेंगे यार तुझसे कि बेटा जब कोविड लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम दवाई ला देंगे आपके लिए या पट्टी तब करवा देंगे आपको। ये चीज है। भले कंगाली में आटा गीला क्यों ना हो, मुहावरा होता है कि कंगाली में आटा गीला क्यों ना हो, जैसे मतलब मान लो घर के 4-5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके खराब हो गए और हाथ टाइट चल रहा है और दो चीजें उसके साथ और खराब हो गई, तो आप कह रहे हो कि भैया इसका इस महीने का तो बजट ही डगमगा गया पूरा का पूरा, इतनी सारी चीजों पे खर्चा लग गया एक साथ। लेकिन करवाना तो पड़ेगा ही ना। तो ऑप्शन 2 हमेशा फिजिबल नहीं है कि आप सोचो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए हो रहा है भले ही, लेकिन सरकार उसको रोक दे, ऐसा हमेशा हर सिचुएशन के अंदर ना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ना ही फिजिबल, हर सिचुएशन के अंदर नहीं हो सकता ये। क्या फिजिकल मेजर्स अच्छी तरीके से समझ में आया आप लोगों को, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से? ठीक है। ये मेंस के परस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉनेटरी मेजर्स की। ये जो मेजर्स हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे देश में नाम है सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, ठीक है। आरबीआई क्या मेजर्स लेता है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। आरबीआई ऑब्वियस ही बात है, मकसद तो सबका एक है, चाहे सरकार हो चाहे कुछ भी हो, मनी सप्लाई को कंट्रोल में लेकर आना। अब थोड़ा सा रुकते हैं जरा 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन कल को आ सकता है, बन के ध्यान रखना कि जब हम लोग फिजिकल मेजर की बात करते हैं, फिजिकल मेजर की बात करते हैं और मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर
बेसिकली क्या होता है, फिस्कल मेजर्स के अंदर सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करा जाता है। मॉनेटरी मेजर्स के अंदर मनी के फ्लो को, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है। ये वाली बात याद रखना, टोन पे फोकस करना, टोन पे। यहां पर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन को चेक करा जाता है बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का वैसे तो काम फिस्कल मेजर भी कर ही देता है। अगर आप प्राइवेट स्पेंडिंग को देखो, टैक्सेस को इंक्रीज करके खींच लेना है पैसा मार्केट से। तो अगर कल को ये चीज आ जाए ना कि हमें बेसिकली लीकेज की पॉलिसी को अपनाना है, बताओ शानी, लीकेज करना है कि इंजेक्शन करना है इस टाइम पे इकोनॉमी में पैसे का? इंजेक्शन करना है, और ठूस दे और पैसा। ये तो है ही नहीं अपने देश की सगी। ठीक है, लीकेज करना है, ठीक है। और कभी ये वर्ड, हालांकि थोड़ा सा ना स्लैंग लगता है, तो ऐसा कोई टर्म कभी यूज करेगा नहीं, लेकिन स्टेट पीएससी वाले गवार होते हैं, उनका भरोसा नहीं एग्जामिनर्स का। तो अगर कल को आ जाए ना कि मनी सक करना है, ठीक है, मनी सकिंग पॉलिसी अपनाई जाएगी, ऐसी कोई पॉलिसी होती नहीं, थोड़ा सा स्लैंग लगता है, गवार टाइप लगता है ऐसा कुछ वर्ड लिखना। एग्जामिनेशन मेकर्स ऐसा जनरली यूपीएससी में तो नहीं करते। और आप कभी भी ये टर्म कभी इंटरव्यू वगैरह में यूज़ मत करना, आप अपना ब्लंडर कर लोगे, ठीक है। नेवर यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स के मनी सकिंग करनी है वो करनी है। आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, लीकेज यूज़ करो। आप ये बोलो कि मेजर्स जो हैं वो सरकार के द्वारा फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स इस प्रकार से अपनाए जाएंगे डैट द एम विल बी टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपको कल कोई वर्ड्स आ जाए कंफ्यूज मत होना, बस एक ध्यान रखना, 100 बात की एक बात, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो जो सरकार लेगी ऑब्वियसली बात है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो जो आरबीआई लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इनमें हमें कैसे भी करके मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना है। और टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होकर अगर हम लोग बात करें, फिस्कल मेजर में हमें सरकार के खर्चों पर पाबंदियां लगानी है, कम करवाना है उसको। पाबंदियां क्या लगानी है? कम करवाना है, सरकार को खुद ही लगानी है पाबंदी, सरकार के ऊपर कोई नहीं लगाएगा। और सरकार को थोड़ा सा मनी जो है इकोनॉमी से खींच भी लेना है प्राइवेट स्पेंडिंग को कम करवा कर। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इधर उधर की बात ना करते हुए एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, पैसे की लीकेजेस कर देनी है, उसको बाहर निकालना है इकोनॉमिक सिस्टम से जितना पैसा घूम रहा है। एक बात अगर मैं और बोल दूं यहां पर, दोनों सिस्टम के अंदर हमें लिक्विडिटी को मैनेज करना है। और लिक्विडिटी इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बोला था, आपको एक सिंगल शब्द भी समझ में नहीं आएगा और मैं चाहता भी नहीं अभी आप यहां पर समझो। दो तरह के आरबीआई के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब आप समझ ही रहे हो, इट इज फोकसिंग समथिंग ऑन द क्वांटिटी, है ना, मनी की कुछ क्वांटिटी को सक आउट करना है सिस्टम से, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर्स ये बाद में समझ में आएंगे, अभी इसके लिए सिर्फ आप इसका नाम देख लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके होता है ये वाला काम, सबसे पहला स्टेप थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को इंक्रीज करके। तीसरा, एसएलआर को इंक्रीज करके, एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक रेट को इंक्रीज करके, मार्केट बोरिंग्स को महंगा बनाकर, रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करके। ये क्या होते हैं, हम इनको इंक्रीज ही क्यों कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल ही क्यों कर रहे हैं? जस्ट हैव पेशेंस, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर आई प्रॉमिस यू ग्रंथ लिख लोगे, ग्रंथ, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मॉरल, इसको सुएशन भी कहते हैं या परसुएशन भी कहते हैं, याद रखना ये दो वर्ड्स आ सकते हैं। एग्जाम में बैठ के सोचने मत लग जाना कि अगर ये आ जाए वर्ड, मैं दोनों लिख देता हूं, मॉरल सुएशन या मॉरल परसुएशन। आपका इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? 100% दे आर सेम, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होता।
ठीक है। यहाँ पर इन्होंने परसुएशन दे रखा है, शाइनी आप नोटिस कर पा रहे होगे इस चीज़ को कि जनरली 99% जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक के सोर्स अवेलेबल है एम ए से लेकर हर जगह, वहाँ मॉरल सुएशन ही लिखा होता है ना। या इन्होंने स्पेशली यहाँ पर परसुएशन लिख दिया, पर बहुत कम जगह पर मिलेगा। लेकिन जो आरबीआई के दस्तावेज में जो यूज़ होता है वर्ड शाइनी, वो सुएशन ही यूज़ होता है। परसुएशन आरबीआई खुद भी यूज़ नहीं करता कभी, है ना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इट इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग को और होर्डिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है। कालाबाजारी एंड होर्डिंग को प्रिवेंट करना। होर्डिंग को प्रिवेंट कैसे करना, यहां पर होर्डिंग किसकी बात हो रही है, किसकी होर्डिंग को, गुड्स की। सर्विसेज की होर्डिंग हो सकती है कभी नहीं, है ना। होर्डिंग से क्या होता है, हमने अभी थोड़े लेक्चर पहले पढ़ा था इसको, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। होर्डिंग में क्या होता है कि कुछ जो बिग फार्मर्स या कोई भी मतलब कैसे भी प्रकार का गुड हो, अगर किसी को यह पता लग जाए कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई अच्छी खासी चल रही है उसकी, लेकिन क्या हुआ कि इसको ना गोडाउन्स वगैरह में छुपा कर पैक करके रख लिया, मतलब बाहर नहीं आने दे रहे हैं मार्केट के अंदर। अब डिमांड बढ़ती चली जा रही है, डिमांड और बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। एक पॉइंट ऐसा आता है मार्केट में दिखाया ऐसा जा रहा है कि सप्लाई जो है वो इतनी सी रह गई है, मतलब सप्लाई रह गई है इतनी सी और डिमांड बन गई है इतनी सारी। तो होगा क्या, सप्लाई इतनी कम और डिमांड इतनी ज़्यादा, तो प्राइजेस जो है आप किसी भी प्राइस पर कंज्यूमर खरीदने को तैयार है। और तब जाकर धीरे धीरे कर ये गोडाउन से दरवाज़ा खोल खोल कर ये चीज़ें निकाली जाती हैं कि देखो पीछे से माल इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है, ताकि मनपसंद के प्राइजेस जो है वो हड़ पे जा सके कंज्यूमर से। ये इस प्रोसेस को कहते हैं होर्डिंग, ठीक है। एंड दिस कैन रिजल्ट इनटू ब्लैक मार्केटिंग एंड वाइस वर्सा, एक ही बात है। उसके बाद बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मटेरियल्स। कंस्ट्रेंट मटेरियल्स मतलब कौन से, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल्स मतलब मान लो, क्योंकि उसके लिए कोई कितना भी प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा। ये क्या, ये कैसे कैसे हो सकते हैं कंस्ट्रेंट मटेरियल्स, एक्सपोर्ट पे इसके वो लगाना है, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे नहीं। एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट, अंदर कुछ नहीं आ रहा देश के अंदर, बाहर जाने से रोकना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती हैं, देखो कि जिसके बाहर जाने से अश्वित हो सकता है उस देश में उस चीज की कमी हो जाए, और कमी होगी तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर सप्लाई का बबल छोटा सा और डिमांड का बबल, हाँ हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स। मैं एक सेकंड मैं वही कह रहा हूँ, अश्वरी, देश से बाहर सामान बेचने को बैन करना है, इंपोर्ट के ऊपर इस प्रोसेस के अंदर कोई बैन नहीं है। हमारे देश में उस चीज़ की किल्लत ना हो जाए। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस देश में एक चीज़ ऐसी है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा दाम हमारी है, ये सेकंड पॉलिसी, ये सेकंड पॉइंट की वजह से। क्या है वो चीज़, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खपत हमारे हैं, लार्जेस्ट कंट्री टू प्रोड्यूस मिल्क, इतने दूध ही आए हमारे देश में, और सबसे महंगे रेट हमारे यहाँ हैं। पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में सबसे महंगा दूध इंडिया में मिलता है और खपत सबसे ज्यादा इंडिया में। तो जा कहाँ रहा है दूध, अश्वरीत कहाँ जा रहा है दूध, मुझे तो नहलाने कोई नहीं आया दूध से, कहाँ जा रहा है दूध। ये एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा हमारा, ये बात है। हमारे देश में दूध इतना महंगा है कि उसके प्राइजेस हैं जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेट्रोल के प्राइजेस को मैच करते हैं। तो फिर दो काम हो सकते हैं,
या तो अपने निब्बे निब्बी के लिए बॉडी बना लो, या उसको बाइक पे लेकर घूम लो, उसका मुंह तोड़ दो, फिर उसके बाद गिरा दो। दूध पियो या पेट्रोल भरवाओ। अब बंदी से अच्छा तो नहीं लगता नहीं है, तो कल तुम मुझे मिलोगी, मेरे साथ दूध पियोगी, अच्छा नहीं लगता ना बोलते हुए। तो फिर यही बोलते हैं, कल थोड़ा सा टाइम निकाल लियो, मैं कहीं घूमने चलेंगे, कल मैं तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो नहीं लगने। सस्पेंडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस फ्यूचर ट्रेडिंग? ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अ, हमारा चैप्टर रहेगा, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट स्टॉक मार्केट की जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जिसको फट कहा जाता है कि फ्यूचर्स लॉन्ग कर दो, फ्यूचर शॉर्ट कर दो, ये वो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है। बेसिकली बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ में, कि कुछ दस्तावेज होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग शाइनी, कि कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं, अभी के लिए अगर पैसों की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो उसको फ्यूचर प्राइजेस पे सोल्ड कर दिया जाता है, कि स्पेकुलेटिव प्राइजेस पे, कि इतना इतना बढ़ेगा तो इतना इतना रिटर्न हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। उस चीज़ को सस्पेंड कर देना है हमें। फ्यूचर्स के अंदर कुछ डेरिवेटिव्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि फ्यूचर के अंदर जाके एक्सपायर होते हैं, लेकिन खरीद आज लिए जाते हैं, राइट शाइनी? उसको सस्पेंड करना है। ये वाली बात आपको, डोंट वरी, जो हमारा एक मार्केट्स वाला जो चैप्टर है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग मार्केट्स वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर आपको समझ में आएगा ये वही चीज़ बहुत अच्छे से। उसके बाद फैसिलिटेटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने देखी थी, डिमांड की वजह से, ज़्यादा डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन है। जैसे ऊपर ही देख लो, सप्लाई मैंने इतनी सी बनाई, डिमांड इतनी सी, अब डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी, इसके बढ़ने की वजह से प्राइजेस किसी भी रेट पर देने को कंज्यूमर तैयार है, एक लिमिटेड गुड्स को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर हमें करना क्या है, हमें सप्लाई ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करना है, मतलब इसका बबल और इसका बबल इक्वल लेंथ पे लेकर आना है। दिस शुड बी लाइक दिस, नॉट दिस। दिस इज द आइडियल कंडीशन, कि अगर डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ रही है तो उसको मीट करने के लिए सप्लाई उतनी होनी चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, अगर हम लोग गुड्स की बात करें, ये लिख लेना आप लोग, मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ गुड्स। बफर स्टॉक क्या होता है, फ्यूचर के लिए। याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हम बचा के रख लेते हैं, कि अगर कर को कुछ आपदा आ गई, जैसे कोविड का, याद है मैंने बताया था आपको, सरकार की धज्जियां उड़ी थी, वो न्यूज़ छुप कर रह गई थी, अर्पित याद है? 6 से 8 साल के लिए इतना अनाज मतलब बच के रहना चाहिए, और वो रहना चाहिए। हाँ बताओ बताओ। कल सबको क्लियर यहाँ तक? कोई भी डाउट है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।